नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हर जगह वो लगभग पूछा ही जाता है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते ही हैं, जो है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराइज ऑफ इंडिया इन मॉडर्न इंडिया, इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इम्पोर्टेंट ये जो वीडियो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही सही, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इजीली यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। The Regulating Act 1773 created the office with the title of Governor-General of Presidency of Fort William और Governor-General of Bengal। तो क्या जा रहा है दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके अंडर जो पोस्ट जनरेट की गई वो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और द गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, यानी कि फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी ये गवर्नर जनरल इंडिया का नहीं है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। ठीक है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता था। ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी EIC। तो देखिए, जिन लोगों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में पता नहीं है कि ये क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये वीडियो जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, और जो बेसिक से बेसिक बच्चा है जो जीरो से नॉलेज है वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, तो उसके अंदर दो मेन की बॉडीज थी। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि COD और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स COP। तो जो COP है यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ये लोग कौन होते थे? ये लोग वो होते थे जो शेयर होल्डर होते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स कौन लोग थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने, वो लोग इलेक्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ये 24 मेंबर होते थे, 24। तो ये लोग क्या करते थे? कोऑपरेटर्स ने इलेक्ट कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता था? डे टू डे बिजनेस, डे टू डे बिजनेस ऑफ कंपनी, इसको देखना उनका काम होता था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो की बॉडीज हैं किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ओके, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या है? ये शेयर होल्डर्स हैं किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, शेयर होल्डर्स हैं और इनका काम क्या होता है? इलेक्ट करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। क्यों इलेक्ट करते हैं? ताकि जो डे टू डे बिजनेस है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ये देख सकें। दीज आर 24 मेंबर्स। ओके, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं वापस से हमारे टॉपिक पे। तो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स असाइन द काउंसिल ऑफ 24 24 members based in India to assist the Governor General, and the decision of the council was binding on the Governor General from 1773 to 1784। ओके, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनका जो डिसीजन था वो बाइंडिंग था गवर्नर जनरल पे। ठीक है, उस टाइम पे। फिर आगे हम बात करें, फिर आया चार्टर एक्ट 1833। द चार्टर एक्ट रीडिजाइन द ऑफिस विद द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब जो चार्टर एक्ट आया उसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको रिडिजाइन कर दिया। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ओके, विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, designated as the Governor General of India in 1833। After the Indian Rebellion 1857 के बाद the company rule in India was brought to an end। जो कंपनी का रूल है वो खत्म हो गया था। But the British India along with the princely states come under the direct rule of British Crown। तो प्रिंसली स्टेट के साथ में जो इंडिया था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंदर आ गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 created the office of Secretary of State for the India in 1858 to oversee the affairs of India, which was advised by the new Council of India with 15 members based on London। देखिए, अब यहाँ पे सारा खेल अलग हो गया।
पहले क्या था, हमने सीओपी देखा और सीओडी देखा, सीओडी सीओपी हमने देखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 created the office of Secretariat of State for the India in 1858। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस क्रिएट किया गया इंडिया के अंदर टू ओवरसीज द अफेयर ऑफ इंडिया विच वाज एडवाइज्ड बाय न्यू काउंसिल ऑफ इंडिया विद 15 मेंबर्स बेस्ड ऑन लंदन। तो न्यू काउंसिल ऑफ इंडिया बनी जिसमें 15 मेंबर्स होते थे, जो कहाँ बेस्ड होते थे, लंदन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये लोग एडवाइस करते थे सेक्रेटरीट ऑफिस को, ठीक है। जो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट था उसके ऑफिस को ये एडवाइस करते थे अंडर द रूल ऑफ क्राउन, ठीक है। द एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ 24 वाज फॉर्मली रीनेम्ड एज द काउंसिल ऑफ गवर्नर। जो एग्जिस्टिंग काउंसिल थी पहले वाली, उसको काउंसिल ऑफ गवर्नर के नाम से जाना गया, ठीक है। ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर इंडिया, द काउंसिल ऑफ इंडिया वाज लेटर अबोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी वो बाद में, जो 1935 का एक्ट था उसके अकॉर्डिंग वो उसको अबोलिश कर दिया गया, ओके। तो हमने क्या देखा, 1858 एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। उसने क्या किया, सेक्रेटरीट बनाया, सेक्रेटरीट का ऑफिस बनाया, ठीक है। सेक्रेटरीट का ऑफिस बनाया जो कि ओवरसीज किया जाता था, इसको एडवाइस करता था, कौन करता था, न्यू काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, ये इसको एडवाइस करती थी। ये कहाँ पे थी, लंदन में, लंदन में बेस्ड थी, ठीक है। फिर 1935 का एक्ट आता है, वो क्या करता है, इस काउंसिल को अबोलिश कर देता है, ओके। चीजें क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 renamed the Governor General of India to Viceroy of India. This act also transferred the power of East India Company to the British Crown, effectively bringing the India under the direct British rule. Okay, जो 1858 का जो एक्ट था उसने और क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको रिनेम कर दिया, किसके साथ, वॉइसरॉय, ठीक है। अब वॉइसरॉय बनने लग गए, क्यों, क्योंकि दिस जो ये जो सिंबल था ट्रांसलेशन का, इसका मतलब था कि जो पावर है वो ट्रांसफर हो गई है डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ओके। दिस वाज द इंफॉर्मेशन, प्रीवियस इंफॉर्मेशन। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा गवर्नर जनरल की जो लिस्ट है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ रेसिडेंसीज ऑफ फोर्ट विलियम, बंगाल, 1773 80 1833। तो ये गवर्नर जनरल है बंगाल के, ओके, इंडिया के नहीं है अभी, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ बंगाल के हैं, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग। टाइम पीरियड है 1773, 20 अक्टूबर 1773 टू 8 फरवरी 1785, ओके। कई सारे एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट डेट के साथ भी पूछा जाता है, जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें ये इस तरीके का क्वेश्चन बनना आम बात है, ओके। फिर आता है इसके टाइम पीरियड में हुआ क्या क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आया रोहिल्ला, फर्स्ट रोहिल्ला वॉर 1773 से 1774 के बीच में लड़ा गया, ओके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम 1774 वॉज इस्टेब्लिश्ड, ये सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट विलियम के अंदर 1774 में, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल, सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन 1774 में किसके अंदर हुआ, फोर्ट विलियम वॉरेन हेस्टिंग के अंदर, ओके। फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी किसके अंदर हुआ, 1775 1782 किसके टाइम पीरियड में, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। फिर फॉर्म्ड एमिनी कमीशन, एमिनी कमीशन भी किसके अंदर बना, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में 1776। फाउंडेड कलकत्ता मदरसा 1780, जेम्स अगस्त हिकी बंगाल गजट फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, जो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर है जेम्स अगस्त का बंगाल गजट, वो भी 1780 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बना, पब्लिश हुआ।
फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1784 इसी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। फिर आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर विलियम जोन्स 1784। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। क्रिएशन ऑफ कलेक्टर पोस्ट, कलेक्टर की पोस्ट का क्रिएशन, इसका टाइम पीरियड आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट के अंदर आप लोग बताएं। फिर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ general to be the prosecuted for the impeachment as a consequences of his involvement in first रोहिल्ला वॉर। देखिए फर्स्ट रोहिल्ला वॉर के अंदर वॉरेन हेस्टिंग की इन्वॉल्वमेंट थी, इसके बाद आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहला ही ये गवर्नर जनरल था जिसको इम्पीचमेंट किया गया था, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन ऑन लैंड सेटलमेंट का एक्सपेरिमेंट भी इसके टाइम पे हुआ। फिर ended providing पेंशन टू द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को जो पेंशन्स दी जा रही थी उसको एंड भी इसी के टाइम पे किया गया। फिर अबोलिश्ड द ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल, बंगाल के अंदर जो ड्यूअल सिस्टम था जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था उसको अबोलिश किया गया, ठीक है। मूव्ड ट्रेजर फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, ट्रेजर को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में शिफ्ट इसके टाइम पे किया गया। अबोलिश्ड दस्तक सिस्टम था विच वाज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव, सेम उसको भी अबोलिश्ड इसके टाइम पे किया गया। फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन टू भगवद गीता बाय चार्ल्स विल्किंस, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ, ठीक है। जो दीज आर द वर्क्स, दीज आर द इवेंट्स जो कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये सभी आपको याद रहना चाहिए। तो जैसे जिस तरीके का क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन बनता है ना, वहाँ पे आप मात नहीं खाएंगे। जब आपको वॉरेन हेस्टिंग के साथ में ये सारी चीजें याद है तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं होता कि आप वहाँ पे उसको गलत करके आ सके, ठीक है। तो चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग चला गया 1785 में, तो 8 फरवरी 1785 से 1786 12 सितंबर तक सर जॉन मैकफेरसन ये बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ नाम से थे। फिर आए द कॉर्नवालिस 12 सितंबर 1786 टू 28 अक्टूबर 1793, ओके। क्या काम हुए इसके अंदर? एस्टेब्लिश्ड लोअर कोर्ट्स एंड एफिलिएटेड कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स वहां पे सुप्रीम कोर्ट बना था, यहाँ पे लोअर कोर्ट्स बन गए। फिर थोड़े किलो मैसूर वॉर हुआ 1790 टू 1792। फिर संस्कृत विद्यालय एट बनारस एस्टेब्लिश्ड बाय जोनाथन डंकन द गवर्नर ऑफ बॉम्बे 1791, ओके। जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय और बनारस जो कि वाराणसी आज बोलते हैं हम, वो जोनाथन डंकन ने बनाया 1791 में। कौन था उस टाइम पे? कॉर्नवालिस। फिर परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार और बंगाल 1793। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड 1793। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया, इसकी डेट आप कमेंट में बताने वाले हैं, ओके। वहां पे कलेक्टर की पोस्ट बन गई है और यहाँ पे सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आते हैं अगले हमारे जॉन शोर 28 अक्टूबर 1793 टू 10 मार्च 1798। इसके अंदर क्या क्या हुआ? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, चार्टर एक्ट 1793, सेकंड रोहिला वॉर, फर्स्ट वहां पे हुआ था। सेकंड रोहिला वॉर 1794, बैटल ऑफ करदा बिटवीन निजाम एंड मराठा 1795। फिर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरोल्ड क्लर्क, उन्होंने कुछ काम किया नहीं, लेकिन ये 18 मार्च से और 18 मई तक ये रहे। उसके बाद आते हैं रिचर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली ने 18 मई टू 1798, 30 जुलाई 1805। क्या क्या काम हुए इनके अंदर? इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडी लाइन्स, वेरी फेमस 1798। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। सेंसरशिप एक्ट 1799। टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजावुर 1799। तंजावुर के अंदर, फिर सूरत के अंदर 1800 में, और कर्नाटका 1801।
फिर फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, द सब्सिडी ट्रीटी ऑफ प्रेसिन 1802 एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी इसी के टाइम पे 1803 से 1805 के अंदर। ठीक है। फिर राजभवन एट कलकत्ता, इंपॉर्टेंट चीज है। राजभवन एट कलकत्ता was established in the time period of Richard Wellesley 1803। ओके, नेक्स्ट ये इन लोगों की फोटो है, ये जॉन शोर है, ये वेलेस्ली है, कहीं मिले तो आप पहचान लीजिए। ओके, फिर आता है हमारे पास कॉर्नवालिस, एक बार फिर से आया 30 जुलाई से 6 अक्टूबर तक। ठीक है। फिर आते हैं जॉर्ज बेलो बर्लो में, इन्होंने क्या किया, सिपाही मोटनी हुई इनके टाइम पे 10 अक्टूबर 1850 से लेकर के 31 जुलाई 1807 तक इनका टाइम पीरियड बताया गया। फिर सिपाही मोटनी एट वेलोर 1806, इंडियन रेविलियन का जो है यहाँ से शुरुआत हुई माना जा सकता है। फिर बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 established, लेटर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1806 के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश्ड हुआ, इसको बाद में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है और आज के टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार पूछा गया है और क्रोनोलॉजी के अंदर और टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ओके, फिर आता है हमारे लॉर्ड मिंटो, इनके बारे में आप सबने सुना ही होगा, वेरी फेमस। 31 जुलाई टू 1807, 4 अक्टूबर 1813। क्या क्या हुआ इसके अंदर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 विद रणजीत सिंह, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप 1809 विद तलपुर रूल्स ऑफ सिंध। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। ओके, ये इनकी फोटो है, दिस इज जॉर्ज और ये है मिंटो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हेस्टिंग 4 अक्टूबर 1813, 9 जनवरी 1823। क्या क्या काम हुए इनके अंदर, ये इनकी फोटो है। एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी जो सबसे फर्स्ट में हमने देखी थी, स्टार्ट हुई थी, वो यहाँ पे एंड हो जाती है। फिर ये पॉलिसी क्या है, इसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। एंग्लो नेपोलीज वॉर, एंग्लो नेपोलीज वॉर हुआ 1814 टू 1816, एंडेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी सौगली, सौगली की ट्रीटी साइन करके ये जो एंग्लो नेपोलीज वॉर था वो एंड हुआ, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, 1816 1818 and the abolish of पेशवाशिप। ओके, एंग्लो मराठा वॉर हो गया, पेशवाशिप अबोलिश हो गई। हिंदू कॉलेज नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता 1817। द पिंडारी वॉर 1817-1818, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पिंडारीज, पिंडारीज का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया इन्होंने। फिर सब वर्जन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड एंड एनेक्सेशन ऑफ हिज टेरिटरीज टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर मिला दिया गया पेशवा से, पेशवा का सब वर्जन कर दिया गया, उसकी टेरिटरीज को छीन लिया गया। फिर एस्टेब्लिश्ड ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, इंपॉर्टेंट चीज, मद्रास के अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम का इंट्रोडक्शन 1820 में बाय द गवर्नर थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो ने किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मालवाड़ी सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया बाय होल्ट मैकॉन्जे, होल्ट मैकॉन्जे ने किया। फिर आता है 1822 में, फिर आता है बंगाल टेंडेंसी एक्ट, वो भी इसी पे पास हुआ 1822 से। फिर जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंट्रोडक्शन वाज फॉर्म्ड 1823, फिर जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंट्रोडक्शन थी, पब्लिक इंस्ट्रक्शन वही फॉर्म हुई वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही। ओके, फिर आता है जॉन एडम, इसने कुछ नहीं किया, फोटो के कौन आया था, लाइसेंसिंग एक्ट रेगुलेशन जो थे इसके अंदर आया। फिर विलियम एमरेस्ट एमहर्स्ट 1 अगस्त 1823, 13 मार्च 1828, ये इसका टाइम पीरियड है। फिर आता है
इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स आए। बैरकपुर म्यूटिनी 1823 इसके टाइम पे हुई। एस्टेब्लिश्ड ऑफ संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता 1823। 1824 फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824। 1826 ईस्ट इंडिया कंपनी defeat Burmese king Baghyat and annex Assam, Manipur, Arakan and Tenasserim। ये सारी जगह एनेक्स्ट कर ली गई 1823 1826 के अंदर, और जो बर्मीज किंग था उसके साथ ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ येंडाबो 1826। ईस्ट इंडिया कंपनी humiliate and extract the 1 million pound from Burmese king। फिर ये ट्रीटी हुई बर्मीज किंग के साथ में 1826 के अंदर, 1 मिलियन पाउंड भी ले लिए गए और ह्यूमिलिएशन भी किया गया। फिर विलियम बटरवर्थ, भाई इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसने कुछ किया नहीं है। ये रहा 4 जुलाई 1828 तक, ठीक है। तो दीज वर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1873 से 1833। अब इसके बाद हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको देखेंगे। सबसे पहला वाला कौन सा है कमेंट में बताइए, और अगली वीडियो में हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाएं, ओके। ताकि आपके एक लाइक से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट तो मिलता ही है और एक मोटिवेशन आता है वीडियोस को बनाने का। और क्योंकि मटेरियल में काफ़ी प्रेसाइज है और काफ़ी डिटेल्ड में है, चीज़ें मिलेगी नहीं आपको, ब्रीफ नहीं है, डिटेल्ड है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इस तरीके की वीडियो जो शॉर्ट बन रही है, आप उनको लास्ट मिनट में भी रिवाइज कर सकते हैं। अभी तो आप पढ़ ही सकते हैं डिटेल में, और पढ़ने के बाद आपका फ़ायदा जरूर होगा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनने लगे हैं, डिटेल में क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें देखना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, ओके। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।